Hello. Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Audible हूँ मैं, मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ मैम, स्क्रीन मिनिमाइज कर दीजिए. स्क्रीन विजिबल है? यू आर लाइव मैम. Okay. Good morning, students. Hope you are all well. We will complete Unit 3, Unit 2 today in today's class, and कुछ portion Unit 3 का भी करेंगे. तो ऑलमोस्ट 90% हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है. तो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं दोस्त हु आर डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस. ठीक है, बिजनेस मैन जो होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं. क्यों? उनके पास एबिलिटी टू टेक रिस्क होता है. दे इनोवेट थिंग्स. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट मेक अ एंटरप्रेन्योर and that makes him differ from the businessman. Okay, the entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new ideas of goods and services and business or procedures. The process of setting up a business is known as entrepreneurship, and entrepreneurship is the creation or extraction of value. Entrepreneur कौन होते हैं? एक ऐसे पर्सन होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं या ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है जो एक न्यू चीज इनोवेट कर रहे हैं. वो देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है ह्यूमन के नीड्स एंड वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज निकाल के कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी है उसमें कुछ इनोवेशन लाकर उस सर्विस को बेटर करके उस गुड के यूसेज को बेटर करके अगर कस्टमर्स को डिलीवर कर पा रहे हैं, दैट मेक्स देम एन एंटरप्रेन्योर. दे आर एन इनोवेटर, अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, हैज एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड मेनी मोर. ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस बाय एन एंटरप्रेन्योर इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि एक एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यू है, जो वैल्यू क्रिएशन होता है एंटरप्रेन्योरशिप में. रादर देन इन बिजनेस, वहां पर वैल्यू का प्रोपोर्शन 30% होता है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रेशियो इज 70%. ओके, अप्रॉक्स. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर? सबसे पहले वो एक एबिलिटी टू टेक रिस्क. Starting any new venture involves a considerable amount of failure risk. Therefore, an entrepreneur needs to be courageous and able to evaluate and take risk, which is essential part of their entrepreneur. ठीक है, उनके पास एक नया जज्बा होना चाहिए. ठीक है, वो एक न्यू चीज को स्टार्ट करने की कोशिश होनी चाहिए उनमें. रिस्क लेने की एक एबिलिटी होनी चाहिए. अगर फेलियर भी हो जाता है तो मैं फिर से उठकर न्यू एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करूंगा, न्यू बिजनेस स्टार्ट करूंगा. ठीक है, एक न्यू वेंचर स्टार्ट करने की जो एबिलिटी है, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर. ठीक है, एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर क्यों डिफरेंट होता है? फॉर एग्जांपल नारायण मूर्ति, आप लोगों ने सुना होगा. नारायण मूर्ति कौन है? वो फाउंडर है इन्फोसिस के. ठीक है, तो पहले उन्होंने IIM अहमदाबाद से उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया. उसके बाद वो उनको प्लेसमेंट मिल गई. प्लेसमेंट मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करता हूँ, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करता हूँ, कुछ इनोवेशन करता हूँ. तो उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की विच इज सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम के. लेकिन वो एकदम ही प्रॉफिट मेकिंग नहीं हुआ, एकदम लॉस मेकिंग कंपनी बना, एकदम ड्रास्टिकली उसका फॉल हुआ और वो ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्ट्रॉनिक्स वो बंद हो गया. ठीक है, लेकिन नारायण मूर्ति ने क्या किया? एक उनके अंदर एक जज्बा था कि अगर फेलियर हुआ लेकिन मैं फिर से एक और वेंचर स्टार्ट करूंगा. एंड देन ही स्टार्टेड इन्फोसिस विद जो भी उन्होंने प्रीवियस वेंचर से उन्होंने जो भी सीखा था, जो भी फेलियर हुए थे, जो सीखा था, उनको दूसरे न्यू वेंचर में उन्होंने इनकलकेट किया. एंड देन he started the Infosys, and which is one of the India's biggest company, right? So an entrepreneur should have an ability to take risk. Next is innovation. एक इनोवेशन होना चाहिए प्रोडक्ट में या फिर जो सर्विस आप रेंडर कर रहे हैं, वो जो मार्केट में डिफरेंट लोग हैं
जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेम स्ट्रीम लाइन में घुस रहे हैं, मार्केट की उसी स्ट्रीम लाइन में घुस रहे हैं, तो देन यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर. Entrepreneur is a person who do innovative things, who generate a new idea, right? So it should be highly innovative to generate ideas, start a company and earn profits of it. Change can be launching of a new product that is new to the market, or a process that does the same thing but in a more efficient and economical way. For example, हमारे FMGC मार्केट में सोप है, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे लक्स हो गया आपका, सिंथॉल हो गया, आपके मार्गो हो गया, बहुत सारे सोप के ब्रांड्स है। लेकिन अगर एक एंटरप्रेन्योर आ रहा है इस बिजनेस में, इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए, तो सेम स्ट्रक्चर, सेम प्रोसेस से नहीं आएगा. ही विल थिंक समथिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट, लाइक कोई एक ऐसा सोप जिससे लिक्विड भी निकल रहा हो, ठीक है, कुछ इनोवेटिव, कुछ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है, या फिर एक ऐसा सोप जिसमें लिटरली नेचुरल फ्रूट्स से एक्सट्रैक्शन किया गया हो, लेकिन एट अ चीप कॉस्ट, जो कि नॉर्मल, अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल भी हो, ठीक है। सो इस टाइप के कुछ इनोवेशंस अगर मार्केट में ला रहे हैं एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट में भी, तो दैट मेक्स हिम और हर एन एंटरप्रेन्योर. ओके, नेक्स्ट इज विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, सक्सेसफुल वही होते हैं जिनका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, ठीक है, जो कि सोचते हैं कि yes, I can make my business venture into a successful business venture, ठीक है, जिनका विजन बहुत लॉन्ग टर्म होता है. वो शॉर्ट टर्म गोल के लिए नहीं सोचते कि हाँ 2 करोड़ 3 करोड़ मेरा रेवेन्यू हो गया है, उससे मुझे ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्रॉफिट हो गया है, तो दैट इज, मैं इसी स्ट्रक्चर में चलता हूँ. नहीं, they try to innovate more and more, they try to make the functions more smoother, and that makes them a visionary aspect, ठीक है. उनका एक क्लियर विजन होता है उनके न्यू वेंचर को लेकर, ठीक है. However, to turn the new idea into reality, a lot of resources and employees are required. Leadership quality is a paramount because leaders impact and guide their employees towards the right path of success. Paramount मतलब it is crucial, it is vital, it is most important. लीडरशिप क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि लीडरशिप जैसे एक प्लांट का एक सीड है, ठीक है, वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर उस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए एक सीड है, ठीक है. जैसे एक प्लांट को ग्रो करने के लिए एक सीड चाहिए होता है, वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने में एक एंटरप्रेन्योर की जरूरत होती है, जस्ट लाइक अ सीड, ठीक है. वही अगर उसमें ही सारी क्वालिटीज हो, लाइक लीडरशिप, सुपरविजन, तो दैट मेक्स हिम अ विजनरी एस्पेक्ट, दैट मेक्स द एंटरप्रेन्योरशिप अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट. फॉर एग्जांपल, कोई एक एंटरप्रेन्योर है, अगर उसके पास लीडरशिप स्किल्स है, सुपरविजन है, तो वो अपने टीम में अपने एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छे एम्प्लॉयज ला सकता है. यूजुअली क्या कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो एक बोर्ड मीटिंग में, मतलब एक टीम में, जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है जहां पर मीटिंग हो रही है, वहां पर उससे बेटर लोग बैठे हो, वहां पर लाइक उसके जो एम्प्लॉयज है उससे ज्यादा बेटर हो, उससे ज्यादा एफिशिएंट हो, ताकि देयर शुड बी अ पूल ऑफ डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज, जिससे बिजनेस जो हमारा बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप है, वो वेंचर, वो एक सक्सेसफुल वेंचर में क्रिएट हो, ठीक है. सो लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही एक मेन एस्पेक्ट है जिससे डिफरेंट ब्रांचेस निकल रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज ओपन माइंडेड. इन अ बिजनेस एवरी सर्कमस्टेंसेस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी एंड यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ कंपनी. The entrepreneur should have an open-mindedness in her लाइफ, लाइक अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है या फिर कोई थ्रेट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट में, एज अ एंटरप्रेन्योर मैं उसको समझ सकती हूँ कि वो क्या उस अपॉर्चुनिटी को कैसे फायदा लिया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन,
पेटीएम ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जरूरत बहुत है, राइट? तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करे कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर हो सके, ऑनलाइन शॉपकीपर्स को पे किया जा सके, ऑनलाइन जो डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स है उनको पे किया जा सके। तो फॉर दैट पेटीएम has recognized the gravity of demonetization and acknowledged the need for online transactions would be more, so it utilized the situation and expanded massively during this time. तो पेटीएम ने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी को एनालाइज किया, एक अपॉर्चुनिटी का यूज किया और उसको एक बेटर वे में कन्वर्ट किया, एंड नाउ पेटीएम इज अर्निंग इन करोड़ एंड मिलियंस ऑफ करोड़, राइट? So as an entrepreneur you should know how to analyze the opportunity and the threats that is prevailing in the market. Okay, next is flexible. An entrepreneur should be flexible and open to change according to the situation. Flexible होना चाहिए, open to change. Open to change मतलब अगर कुछ laws में अगर कुछ changes आ रहे हैं या फिर किसी एम्प्लॉय आपसे कोई बेटर ओपिनियन आपको दे रहा है, तो आपको उस डिसीजन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है? आपको रिजिड नहीं होना चाहिए, आपको एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है? टू बी ऑन द टॉप ऑफ अ बिजनेस, पर्सन शुड बी इक्विप्ड टू एम्ब्रेस चेंज इन अ प्रोडक्ट एंड सर्विस एज एंड व्हेन नीडेड। अगर आप रिजिड है तो आपको आपका एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है एक प्रोडक्ट से, आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है? तो आप उसमें चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करेंगे एज पर द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल है तो आप क्या करेंगे, आप सेंटिमेंट्स तो है अटैच, आपका प्रोडक्ट है, आपने इनोवेट किया है, लेकिन आप फ्लेक्सिबल है कि मार्केट सिचुएशन को देखकर। फॉर एग्जांपल एक सोनी में एक वो आता है, क्या कहते हैं इसको, रियलिटी शो, ठीक है, शार्क टैंक इंडिया, उसको आप देखिएगा, उसमें इससे ना एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक बहुत सॉरी बहुत वास्ट में आपको समझ में आएगा, आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखेंगे, उसके साथ आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को एज अ एंटरप्रेन्योर आप उसको मैच कर सकते हैं। तो उससे पता चलता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक एंटरप्रेन्योर आए थे जिन्होंने रोबोट्स बनाए थे, ठीक है? तो जो बाकी शार्क्स थे, जो जजेस थे, उन्होंने बोला कि आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा कि इस रोबोट को डिफरेंट जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है? नॉट ओनली इन एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स थ्रू हाउ रोबोटिक्स आर फॉर्म्ड एंड ऑल, आपको इसको हॉस्पिटल्स में यूज करना पड़ेगा, आपको इसको सप्लाई चेन इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो एज अ एंटरप्रेन्योर मैंने उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया है, तो मेरा अगर मैं रिजिड हूँ, अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं तो इसी पाथ में जाऊंगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। अगर सामने से कोई इनपुट मिल रहा है दैट इज वेरी अकाउंटेबल एंड दैट इज वेरी गुड बेनिफिशियल फॉर योर वेंचर, तो यू शुड एक्सेप्ट दैट अकॉर्डिंग टू द changes needed in the product and services as and when needed. Okay. Next characteristics of an entrepreneur is motivated. An entrepreneur should be enthusiastic and should not demotivated by failures. He or she should introspect to find out the shortfalls and build an improved structure by learning from mistakes. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था नारायण मूर्ति का, उन्होंने क्या किया, एक उनका वेंचर उन्होंने स्टार्ट किया था सॉफ्ट्रॉनिक्स, वो फेल हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने फेलियर को इंट्रोस्पेक्ट किया। इंट्रोस्पेक्ट मतलब उनको केयरफुली उन्होंने एनालाइज किया कि मेरी क्या गलती थी, शॉर्टफॉल्स जैसे क्या गलतियां थी, मैंने कहाँ कमी छोड़ी है, एंड एक नया इम्प्रूव स्ट्रक्चर क्रिएट किया दैट इज इन्फोसिस बाय लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, ठीक है? सो एक फेलियर से आपको दूसरा न्यू वेंचर स्टार्ट करने के लिए भी एक मोटिवेशन की जरूरत है, दैट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है? एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो मोटिवेटेड होता है, ठीक है? मोटिवेटेड होगा, नहीं तो अदरवाइज 90% ऑफ पीपल आफ्टर गेटिंग अ फेलियर वो उस बिजनेस को बंद कर देते हैं, देन दे स्विच टू द जॉब, ठीक है? लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपने जो शॉर्टफॉल्स थे उनको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं एंड एक इम्प्रूव स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं बाय लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स।
Okay. Next is self-critical. Entrepreneur should be self-critical and is willing to learn from others' achievements. उनमें जेलस होने की जो भावना है वो नहीं होना चाहिए कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे ज्यादा आगे निकल गया, या फिर जो मेरा पार्टनर है वो बोर्ड मीटिंग में जो इन्वेस्टर्स है उनको ज्यादा अच्छी तरह पिच कर पाता है, पिच करने से सब उसकी तरफ ही ध्यान देते हैं, सब उसी को पुकारते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी जेलस, यू शुड बी सेल्फ क्रिटिकल। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी कितनी वर्थ है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस वेंचर में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ ही साथ यू शुड बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम अदर्स अचीवमेंट। आप में एक क्षमता होनी चाहिए, एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि यू हैव द विलिंग टू लर्न, कि आप सीखे, ठीक है, फ्रॉम अदर्स अचीवमेंट। He or she should be critically examines his or her own ventures and aims to beat himself or herself. Even मार्केट में भी जो कंपिटिटर्स है वो आपको क्यों आउटरीच कर जा रहे हैं, तो उस चीज के लिए आपको सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि आपके कंपिटिटर्स क्यों आपसे आगे निकल रहे हैं। जो आपके साथ न्यू एंटरप्रेन्योर्स आए थे वो क्यों आपके जो वेंचर्स से आगे जा रहे हैं। आपको उसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना पड़ेगा और आपको उससे सीखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन बीट योरसेल्फ और देमसेल्व्स। ओके, नेक्स्ट इज गुड कम्युनिकेटर। An entrepreneur should be good at communication and convincing skills. This helps him or her to acquire initial funding as well as capture the market with his or her innovations. एक एंटरप्रेन्योर को एक गुड कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, कन्विंसिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा, वहां पर एक जो भी आते हैं वो दे आर ऑल अ गुड कम्युनिकेटर बिकॉज दे आर पिचिंग फॉर देयर इक्विटी, दे आर पिचिंग फॉर to onboard the sharks into their company, into their venture. So they are a good communicator. वो सही से बता रहे हैं कि उनका पर्पस क्या है, उन्होंने इस प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया है। तो एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ एग्जांपल you can see from that series. Okay, this helps him or her to acquire initial funding as well as capture the market with his or her innovations. Even in real life also, जब आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको आउटसाइड फंडिंग की जरूरत होती है, आपको फंड्स की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू कैरी आउट योर एक्टिविटीज, राइट, ऑफ द बिजनेस। सो आप इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं। अब इन्वेस्टर्स आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो क्यों आप अपना पैसा डुबाना चाहेंगे, तो इसके लिए यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। आपके पास कन्विंसिंग स्किल्स होना चाहिए इन ऑर्डर to convince them कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। So these are the characteristics of the entrepreneurs. Now what are the process of entrepreneurship? सबसे पहले entrepreneurship का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि जो कस्टमर्स है, जिस कस्टमर्स को टारगेटेड कस्टमर्स जिसको आप कैटर कर रहे हैं, जिनके उनके नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, या फिर डिफिशियंसी क्या है सोसाइटी में, उसको पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं। देन यू जनरेट एन आइडिया, ठीक है। अगर कहीं पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास A4 साइज शीट है, प्लेन पेपर है, और मुझे उसमें लिखना पड़ता है, लेकिन मेरी राइटिंग ऐसी है कि वो एकदम वर्टिकली जाती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सेइंग, ठीक है। तो उसमें एज अ एंटरप्रेन्योर, अगर मेरे में एक एंटरप्रेन्योर स्किल्स है, तो मैं ये सोचूंगी कि मैं एक ऐसे शीट्स बनाऊं या फिर ऐसा पेपर बनाऊं दैट कैन आई कैन पुट इट इनटू अ स्कैनर, ठीक है, ऐसे मशीन में डालूं जहां से लाइंस बन जाए, उसके बाद मैं उसमें लिख लूं और फिर एक और मशीन में डालूं जिससे उसकी लाइंस हट जाए, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ इनोवेशन इज अ आइडिया जनरेशन, ठीक है। मैंने बहुत सारे आइडियाज बनाए हैं, उसमें से जो मुझे फिजिबल लगेगा देन आई विल डू अ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? इट इज अ टेस्ट टू स्टडी द वायबिलिटी ऑफ द आइडिया इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बेनिफिट एंड सस्टेनेबिलिटी ओवर द लॉन्ग टर्म। आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया पहला कि जो मेरे टारगेटेड कस्टमर्स है उनके नीड, वांट, प्रॉब्लम, डिफिशियंसी क्या है, ठीक है। उससे रिलेटेड आपने आइडिया जनरेट किया, वो भी एक आइडिया नहीं, मल्टीपल आइडियाज आपने जनरेट किया। उसके बाद आपने फिजिबिलिटी स्टडी किया। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? आपने एक स्टडी किया कि जो
आइडिया मैंने जनरेट किया है उस आइडिया को का कॉस्ट क्या है, मतलब वो जब एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें कॉस्ट क्या होगा, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, वो कितना सस्टेनेबल है, कितना इको फ्रेंडली है, और उसका बेनिफिट क्या है लॉन्ग टर्म पर। यू डू अ फिजिबिलिटी स्टडी। इट इंक्लूड्स सैंपल स्टडी, फील्ड स्टडी, पायलट स्टडी एंड मशीन टेस्टिंग। सैंपल स्टडी क्या है? एक लार्ज पॉपुलेशन से आपने एक सैंपल को चूज कर लिया एंड देन यू आर टेस्टिंग ऑन देम, दैट इज अ सैंपल स्टडी। फॉर एग्जांपल आपने आपको अचार का बिजनेस बनाना है, ठीक है, तो आपने न्यू इंग्रेडिएंट्स से जो मार्केट में ऑलरेडी है वो उनसे हटकर आपने कुछ एक अचार बनाया है एंड देन आपने क्या किया, एक 10-15 लोगों को आपने सैंपल स्टडी के थ्रू आपने उनको घर पर बुलाया या फिर उनके घर पर जाकर आपने ये डिलीवरी किया एंड देन यू फिल्ड अ क्वेश्चनायर कि आपको क्या क्या पसंद आया और आपको मेरा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से क्यों अच्छा लगा। तो दैट इज अ सैंपल स्टडी। ह्यूज लार्ज पॉपुलेशन से आपने एक चंक्स को निकाल लिया, ठीक है। सैंपल स्टडी क्या होता है, जैसे एक ये पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन में से आपने कुछ पोर्शन के लोगों को आपने टारगेट किया और उनको आपने अपना सैंपल दिया और बोला कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इनको टेस्ट करके देखिए या इसको यूज करके देखिए एंड इससे आपको पता चलेगा कि इसके रिजल्ट से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पॉपुलेशन का रिजल्ट क्या है। क्योंकि सैंपल में इस पॉपुलेशन में जैसे मेल फीमेल डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट क्रीड्स होते हैं, तो एक सैंपल में भी मेल और फीमेल आप लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट क्रीड्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स, ऐसे लेकर आप एक सैंपल क्रिएट करते हैं, दिस इज सैंपल स्टडी। नेक्स्ट इज फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी क्या है, जैसे आपने कॉनैट प्लेस के एक जगह पर आपने एक बूथ क्रिएट कर दिया, वहां पर आपने अचार रख दिया और आपने सबको बोला कि आप आकर टेस्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज अ फील्ड स्टडी। ओके, नेक्स्ट इज पायलट स्टडी। पायलट स्टडी भी एक शॉर्ट टर्म स्टडी होता है जस्ट लाइक अ सैंपल स्टडी, ठीक है। और मशीन टेस्टिंग, जो भी आपने मशीन क्रिएट किया है उसका टेस्ट किया, दैट इज अ मशीन टेस्टिंग, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिबल स्टडी। स्टेप इन एंटरप्रेन्योरशिप इज प्लानिंग। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, आइडिया जनरेट कर लिया, फिजिबल स्टडी कर लिया, अब आप प्लान करेंगे, ठीक है। जो आपने आइडिया जनरेट किया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आप जो फंड्स है उसको एक्वायर कैसे करेंगे, रिसोर्सेज को एक्वायर कैसे करेंगे, कितनी एम्प्लॉयज चाहिए, क्या लेबर चाहिए, आपने जो एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है इनटू अ डिलीवरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉन्च स्टेप। लॉन्च स्टेप क्या होता है कि आपने जब प्लानिंग कर लिया, फिजिबिलिटी टेस्ट कर लिया, देन योर अपॉर्चुनिटी इज क्लियर, ठीक है। एज एन एंटरप्रेन्योर योर अपॉर्चुनिटी इज क्लियर, यू हैव मेड अप योर माइंड, आपने सब कुछ चेक कर लिया है एंड आपके पास सफिशिएंट फंड्स भी आ चुके हैं। देन आपने क्या कहा कि अब से मैं ये प्लान स्टार्ट कर रहा हूँ, अब से मैं लार्जर पॉपुलेशन को कैटर करूंगा, ठीक है। सो दैट इज अ लॉन्चिंग टाइम। Next is growth. Next step is growth. Entrepreneurship is about constant evaluation and improvement. The entrepreneur then seeks new ideas for inculcating in his enterprise to render it competent and sustainable in uncertain environments. एक entrepreneurship वही होता है, एक successful entrepreneurship वही होता है जो constant evaluation and improvement करता है अपने आइडिया में, अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है। कांस्टेंट इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अगर अचार बना लिया है तो उसके बाद मैं उसमें चेक करती रहूंगी कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, इसमें और क्या फ्लेवर्स लाया जा सकता है, इसमें और क्या इंकलकेट किया जा सकता है, या इसकी पैकेजिंग और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मैं एक कांस्टेंट इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट करती रहूंगी इवन आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट मेक्स अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम आते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आपने वही किया जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में किया, लेकिन आप एक सोशल इशू को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आप सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर रहे हैं, आप वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। Basically, social entrepreneurship is the process by which individuals, startups, and entrepreneurs develop and fund solutions that directly address social issues. आप entrepreneur हो, लेकिन आप किसी social issue को
कैटर कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, दैट मेक्स यू अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. A social entrepreneur, therefore, is a person who explores business opportunities that have a positive impact on society or the world. ठीक है, तो सोशल एंटरप्रेन्योर कौन है? जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर तो करते ही है, लेकिन that address of social issues that has a positive impact on society or the world. Okay, social entrepreneurs are sensitive to the society and sympathize with social problems. जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स है वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनके साथ सेंसिटिव है कि क्या क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, पॉवर्टी ड्रिवन हो रहा है, फमाइन आ रहे हैं, ये सारे जो सोशल प्रॉब्लम्स है उस पर सिंपैथाइज करते हैं एंड सोसाइटी को एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए, बेटर एरा बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, social entrepreneurs challenge themselves to be open-minded and approach problems without traditional views and stigma. वो जो business entrepreneurs का एक aspect है, that is they view traditional views and stigma, जो business entrepreneurs करते हैं उससे थोड़ा different करते हैं. वो society के needs को cater करते हैं, society के issues को cater करते हैं, not needs as well as issues. ठीक है, They are unconventional thinkers and challenge systems with fresh ideas and methods. वो एक unconventional thinkers है. Unconventional thinkers मतलब जो traditional views है, जो already लोगों की thinking है, उससे कुछ अलग सोचते हैं. ठीक है, they are different thinkers from others, rest of the country, rest of the world. ठीक है, और system को challenge करते हैं with new fresh ideas and methods. This creativity is backed with research and data-driven analysis to account for factors and variables that existing solutions may have overlooked. वो एक अपने products में या फिर system में कुछ ऐसे changes लाते हैं through creativity and research and data-driven analysis. Research होता है, उसमें data-driven analysis होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हवा में कुछ बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही सोचकर कुछ बोल दे रहे हैं, नहीं. That is backed by research. उसमें proper research किया गया है, data driven analysis है, तब जाकर उस social issue को वो उसका solution निकाल रहे हैं through ideas, and that makes them a social entrepreneur. Okay. What are the features of social entrepreneurs? Before giving the features of entrepreneurship, एक example है मोहम्मद यूनस, I guess this is Mohammed Yunus of Grameen Bank, who started a microfinance institution in Bangladesh. क्या हुआ था कि 1971 में जो बंगाल फमाइन आया था, उससे बांग्लादेश और उसके आसपास के एरियाज में बहुत पॉवर्टी हो गया था, मतलब बहुत पॉवर्टी ड्रिवन लोग हो गए थे, इतना कि लोगों को एक वक्त खाना भी नहीं मिलता था 3, 4, 5, 6 दिन तक. तो ये जो मोहम्मद यूनस है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रामीण बैंक स्टार्ट किया जहां पर माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है, माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है टू पुअर पीपल ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. ठीक है, वो लोन देते हैं टू पुअर पीपल ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, ताकि वो जो लोग हैं विद एन आइडिया ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप या जो जिनके पास बिजनेस स्टार्ट करने का कुछ आइडियाज है, उनको वो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं ताकि वो सक्सेसफुल बने, वो अपने पैरों पर खड़े हो, वो अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ला सके. ठीक है, सो ही इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर. क्यों? उन्होंने सोसाइटी में जो इतने बढ़ते हुए पॉवर्टी है उनको वो देखा, उनका एकदम भी मोटिव नहीं था कि वो प्रॉफिट बनाए, प्रॉफिट बने, लेकिन साथ में सोशल मिशन को, सोशल इश्यू को कैटर किया जाए. तभी उन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया जहां पर उन्होंने माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट के रूप में उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन दिया विद कम इंटरेस्ट रेट to the poor who have an idea for their business in order to make them self-sufficient for themselves. ठीक है? Features of social entrepreneurship. Features क्या है? Number 1, capital funding. Social entrepreneurship seek their initial phases of funding from philanthropists. The philanthropists pursue the social mission more than return on their investments. फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? वो एक ऐसे लोग होते हैं, एक ऐसा इंसान है who promotes welfare, जो सोसाइटी के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं by giving a donation. ठीक है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं. जैसे कि बिल गेट्स, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है.
मदर टेरेसा वो भी फिलैंथ्रोपिस्ट है क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को सर्व किया है। बिल गेट्स भी है, वो सोसाइटी के वेलफेयर चाहते हैं और साथ ही साथ डोनेशन करते हैं फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन, सो दे आर द फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो इनिशियल जो उनके फंडिंग होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट से जाकर लेते हैं। वो अपने जो सोशल इशू को कैटर कर रहे हैं उसके बारे में उनको बताते हैं। These philanthropists pursue the social missions more than return on their investments. ये जो philanthropists होते हैं उनका मेन एम ही होता है लाइफ का कि वो कुछ सोशल मिशन करे। ठीक है, वो कोई सोसाइटी के नीड्स को कैटर करे। तो इसलिए वो अगर आपके जो प्रॉब्लम है, आप अगर किसी एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर आप लिटरली कोई सोशल इशू को कैटर कर रहे हैं, तो देन दे हैप्पीली गिव यू द डोनेशंस और इनिशियल कैपिटल फंडिंग इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर वेंचर। ठीक है, next feature is problem and solution identification. Social entrepreneur identifies social problems, can come up with new solutions to social problems, implement them on a large scale and change the face of the society by acting change agents. जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, न्यू सॉल्यूशंस लाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन अ लार्जर स्केल एंड चेंज द फेस द सोसाइटी बाय एक्टिंग चेंज एजेंट्स। ठीक है, next is profit oriented. Social entrepreneurship is not an NGO, it's not a non-governmental organization जहाँ पर NGO का मोटिव ही होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स होते हैं, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट एट ऑल अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव दैट प्रॉफिट ओरिएंटेड थिंग्स। ठीक है, बेसिकली जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, इधर फॉर नॉन प्रॉफिट एंड सेकेंड इज फॉर प्रॉफिट। ठीक है, और थर्ड होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली सब मोस्टली सोशल एंटरप्रेन्योर्स कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, कुछ पोर्शन वो नॉन प्रॉफिट रखते हैं जो कि डिफरेंट सोशल नीड्स को कैटर करते हैं एंड कुछ पोर्शन उनका प्रॉफिट, ताकि वो जो सोशल नीड्स है वो फिर से चलता रहे। ठीक है, विदाउट कैपिटल विदाउट मनी यू कांट रन योर बिजनेस, राइट? So there should be any profit for carrying out your business processes which bring a positive change in the society. ठीक है? Next is utilization of income. Even though social entrepreneurships invest in only for profit activities, their profits may be donated to charity or used for other philanthropic efforts. Thus, the revenues are used to pursue social missions rather than prospering owners of the organization. यही main फीचर कहा जा सकता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, which makes it different from the business entrepreneurship कि इसमें एक सोशल मिशन को परस्यू किया जाता है और नॉट ओनली उनका मेन ऑब्जेक्टिव ओनर्स को प्रॉस्परस नहीं करना होता है, इनफैक्ट सोसाइटी के नीड्स को कैटर करना ही उनका मेन एम होता है और सोसाइटी के बेनिफिट को के मद्देनजर रख के उनको प्रोडक्ट्स दिया जाता है। ठीक है, example is Muhammad Yunus, which I have explained. Okay, like this brings to the end of unit 2. Now I will take question answers if you have related to this chapter, this unit. Good morning everyone. अभी मैंने अपने पीडीएफ नहीं दिए, आज यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, तो मैं अपने पीडीएफ मैं वॉलंटियर्स को दे दूंगी, वो आपको दे देंगे। विजनरी मीनिंग क्या होता है? विजनरी मतलब विजन होना चाहिए कि आपका एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, आपको आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन है, आप आफ्टर 1 ईयर क्या अचीव करना चाहते हैं, आफ्टर 5 इयर्स क्या अचीव करना चाहते हैं, दैट इज विजन। ठीक है, जैसे आपके लाइफ में आपका विजन होगा कि आप सीए बनना चाहते हैं या सीएस बनना चाहते हैं, या आफ्टर 5 इयर्स 6 इयर्स 10 इयर्स आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप दैट इज योर विजन। ठीक है, सो ऐसे ही बिजनेस का विजन होना चाहिए कि वो
मार्केट को कैसे कैप्चर करें, मार्केट का कितना % शेयर उनके पास होना चाहिए, वो कहाँ पर अपने आप को स्टैंड करते हैं, दैट इज विजनरी। ओके, 19%, 5%, I don't know. Enthusiastic means excitement, आप बहुत enthusiastic होते हैं, excite होते हैं to do something, that is enthusiastic. Okay. Feasibility study क्या होता है? Feasibility study आप देखते हैं कि आपने जो आइडिया आपने जनरेट किया है, जो डिफरेंट आइडियाज आपने जनरेट किया है, वो कितना सटीक है, कितना सही है, आप उसकी कॉस्ट, आप उसके बेनिफिट, उसके जो सस्टेनेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म चल सकता है कि नहीं, शॉर्ट टर्म चल सकता है कि नहीं, आप उसको टेस्ट करते हैं। दैट टेस्ट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। आप टेस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं? सैंपल स्टडी के से कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट स्टडी की तरह से कर सकते हैं, आप डिफरेंट टेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिजिबिलिटी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? आप उसके कॉस्ट बेनिफिट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने फिजिबिलिटी स्टडी एक्सप्लेन कर दिया है शिवानी एंड जसवंत। स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप और ऑलमोस्ट सिमिलर, सिनोनिम से लिया जाता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जो फेलियर होने के बाद, स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया, उसके बाद फेल हो गया, तो आपने फिर से स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, आप वहीं से बंद हो गए एंड देन यू गो टू अनदर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, आप किसी कंपनी में आपने ज्वाइन कर लिया, तो दैट इज अ स्टार्टअप। आपने स्टार्टअप किया, खत्म हो गया, बंद हो गया। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? आपने फेलियर को भी एक्सेप्ट किया, देन यू अगेन स्टार्टेड। ठीक है, सो दैट मेक्स योर एंटरप्रेन्योरशिप। अदरवाइज स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर यूज्ड इन सिनोनिम्स। ठीक है, कैपिटल फंडिंग मतलब आप कितना शेयर्स ला रहे हैं, कितना फंड्स ला रहे हैं, इक्विटी में ला रहे हैं या डेप्थ में ला रहे हैं, डेप्थ में किस प्रकार से ला रहे हैं, डिबेंचर से ला रहे हैं, लोन से ला रहे हैं, कितना % ला रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड कैपिटल फंडिंग। ठीक है, कैपिटल फंडिंग अभी आप ये समझ लीजिए, आगे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फाइनेंस पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा बेसिकली कैपिटल फंडिंग के सोर्सेस क्या है, क्या नहीं है। बट बेसिकली कैपिटल फंडिंग क्या है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को करने के लिए आप खुद से तो इन्वेस्टमेंट देते ही है, लेकिन साथ में आप इन्वेस्टर्स लाते हैं थ्रू शेयर होल्डर्स, थ्रू डिवेंचर होल्डर्स। तो कैपिटल फंडिंग उसको कहा जाता है कि कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लो कर रहे हैं ऑफ द मनी। ओके, दिस इज यूनिट 2। क्या समझ में नहीं आया विशाल? प्लीज राइट योर डाउट्स। ऑल क्लियर? ओके अक्षत, गुड। ग्रुप में देंगे आपको वॉलंटियर्स स्टडी मटेरियल, आई मीन माय पीडीएफ्स। There are 5 units बेटा, एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। एक एंटरप्रेन्योर को न्यू आइडिया के साथ ही न्यू थिंकिंग रखनी पड़ती है। तो क्या मैम एक एंटरप्रेन्योर कोई रिलेटेड आइडिया से स्टार्ट नहीं कर सकता? हाँ, जरूर कर सकता है, रिलेटेड आइडिया से स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट इनोवेशन होना चाहिए, कुछ डिफरेंट थिंग होना चाहिए। अगर जैसे लक्स जैसे सोप बनाती है वही आपने भी बना लिया, तो आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं हुए, आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, क्योंकि आपने सेम टू सेम बना दिया। हाँ, लेकिन अगर आप उसमें कुछ डिफरेंट इनोवेशन लेकर आए, जैसे फ्रूट्स का एक्सट्रैक्शन लेकर आ गए या वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्शन से आपने एक सोप बनाया है रियल फ्रूट से, तो दैट मेक्स यू एन एंटरप्रेन्योर। कि आपका डिफरेंट मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उससे डिफरेंट है, दैट मेक्स यू एन एंटरप्रेन्योर। ओके, इज दैट क्लियर सजल पांडे? प्रॉफिट ओरिएंटेड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? हाँ, क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि
अगर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होंगे तो दैट विल मेक देम अ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो वैसे नहीं होते। वो प्रॉफिट अर्न करते हैं ताकि और जो सोसाइटी के नीड्स है उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, सोशल वॉलंटियर, आई एम नॉट गेटिंग सोशल वॉलंटियर। यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम मीन्स आप इनकम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्योंकि सोसाइटी के नीड्स को कैटर कर रहे हैं, तो आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है उससे आप फिर से सोसाइटी के दूसरे नीड्स को कैटर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप पुअर लोगों को लोन्स दे रहे थे एट लो इंटरेस्ट रेट, देन आपको उस इंटरेस्ट से इंटरेस्ट जो आ रहा है वो दैट इज ऑल्सो योर प्रॉफिट, राइट। सो वो जो मिनिमल इंटरेस्ट आ रहा है आपके प्रॉफिट, उसको भी आप दूसरे काम, दूसरे सोसाइटी के नीड्स को कैटर कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, आपने डोनेट कर दिया, चैरिटी कर दी फॉर टीचिंग गर्ल चाइल्ड, सो दैट इज द इनकम यूटिलाइजेशन। ओके, इज दैट क्लियर वरुण? nature of business and nature, yeah, nature and concepts are almost same. Concept मतलब business entrepreneur actual में क्या है, and nature are its features. Okay, अगर Amazon में बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप स्टडी मटेरियल एसओएल के स्टडी मटेरियल से पढ़िए। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन में ही अवेलेबल है, आपके पोर्टल में भी अवेलेबल है। थोड़ा पोर्टल को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सैम्पल स्टडी क्लियर नहीं है, सैम्पल स्टडी मैं फिर से बता रही हूँ। सैम्पल स्टडी और पायलट स्टडी ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट होता है। जैसे एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में मेल फीमेल भी है। पॉपुलेशन मतलब एक सोसाइटी, एक एरिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, दिल्ली में मेल फीमेल डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। फिर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब है, डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज ऑफ लोग हैं पूरे दिल्ली में, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट है सिर्फ दिल्ली के लिए है तो आपने क्या किया, आप ईस्ट दिल्ली में चले गए, फॉर एग्जांपल परपटगंज। परपटगंज में जाकर आपने कुछ लोगों को अपना अचार टेस्ट करने के लिए दिया। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट का अचार है, ठीक है, आपने टेस्ट करने के लिए दिया, उनको अच्छा लगा, या फिर उन्होंने जो भी फीडबैक दिया, इससे एक सैंपल स्टडी हुआ। दे आर द सैंपल, ठीक है। आप पूरे दिल्ली के लोगों को आप नहीं वो कर सकते, अपना अचार नहीं दे सकते स्टार्टिंग में, ठीक है। दैट विल इंकर अ लॉट ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। तो आपने एक सैंपल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल परपटगंज के लोगों को, एंड देन यू कैटर देयर नीड्स। मैंने समझा दिया प्रॉफिट ओरिएंटेड इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सोल ट्रेडर हो सकता है। सोल ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज टू डिफरेंट थिंग्स साहिब। सोल ट्रेडर एक अकेला इंसान होता है, लेकिन उसमें कुछ इनोवेशन का कुछ एस्पेक्ट्स नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन होता है, रिस्क टेकिंग होता है। सोल ट्रेडर में वैसा नहीं होता है, ठीक है। Startups are wider term and entrepreneur is narrower term. We can't say entrepreneur is a wider term. Startups and entrepreneur, as far as I know, as said as a synonyms. बाकी मैं इसको थोड़ा देखूंगी कि किसको वाइडर टर्म एंड नैरो टर्म कहा जाता है, ठीक है। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को हम एनजीओ से हरगिज रिलेट नहीं कर सकते हैं। एनजीओ बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। सो आप एब्सोल्युटली नहीं रिलेट कर सकते सोशल एंटरप्रेन्योरशिप विद एनजीओ, ओके। प्रॉफिट ओरिएंटेशन मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मैं एक और, अभी टाइम है हमारे पास 10 मिनट्स है, तो मैं अभी यूनिट 3 स्टार्ट करवाती हूँ आपका। तो यूनिट 3 में हमारा सिलेबस क्या है, उससे पहले बुक्स में आपको फिर से बता दे रही हूँ। वीके हॉल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पियर्सन एजुकेशन का। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फोटो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बार बार यही पूछते रहते हैं कि सजेस्टेड बुक्स क्या है, ठीक है। फिर है सी बासु ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, मैकग्रॉ हिल एंड एजुकेशन। देन वी हैव पीएफ ड्रकर, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, न्यूयॉर्क, फॉर इंटरनेशनल बुक। अगर आप इंटरनेशनल बुक कंसल्ट करते हैं देन बाकी
पर्सनली मुझे वीके कॉल वीके कॉल की बुक अच्छी लगती है एंड देन सी वासु की बुक भी अच्छी है, ठीक है। एंड उसके अलावा स्टडी मटेरियल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टडी मटेरियल आपके SOL पोर्टल में अवेलेबल है, आप थोड़ा सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे बुक्स, ठीक है। सो यूनिट 3 में क्या है, बेसिकली इट इज अबाउट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग का मीनिंग क्या है, प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशन प्लानिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ऑर्गेनो ऑर्गन्स क्या होता है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्ट्रक्चर्स क्या होता है, वी ऑल डिस्कस्ड इन दिस यूनिट 3, ठीक है। सो लेट्स कम टू द प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंडामेंटल फंक्शन है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे पहले आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। An organization can succeed in effective utilization of human, material and financial resources only when its management decides in advance its objectives and methods of achieving them, ठीक है। एक प्लानिंग करने से आपको समझ में आता है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपके जो रिसोर्सेस है, मैन, लेबर, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, उन सबको आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, किसको कहां पर एलोकेट करेंगे, आपका कितने कंपोजिशन होना चाहिए, सब यू शुड फर्स्ट प्लान, ठीक है। इवन डे स्टार्ट होने से पहले भी आप मन ही मन प्लान करते हैं कि आज मुझे यहाँ जाना है, पहले मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज से यहाँ जाना है, तो आप सब कुछ एक प्लान करते हैं, राइट। हर एक इंडिविजुअल सुबह उठकर जाने अनजाने में प्लानिंग करते हैं, ठीक है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंडामेंटल फंक्शन है फॉर अ मैनेजमेंट, ठीक है। आप प्लानिंग के थ्रू ही एक सक्सेस ले सकते हैं। अगर इफेक्टिव प्लानिंग है, आपने सही सही एलोकेट किया आपके रिसोर्सेस को, ह्यूमन को, मटेरियल को, फाइनेंशियल रिसोर्सेस को, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल स्मूथ मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। People must know what they are expected to accomplish. Okay, planning involves selecting from among alternative future courses of action from enterprises as a whole and for every department or section within it. आप सभी को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि HR डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो गया, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। उस डिपार्टमेंट का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो डिपार्टमेंट में किस तरीके से ह्यूमन, मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंजेक्ट करना है और कब कब करना है, दिस शुड बी प्लान्ड, ठीक है। यही आते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, ठीक है। और उस डिपार्टमेंट का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंग आप इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन, मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ओके, इन दिस सेंस प्लान प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच, एक रैशनल अप्रोच दिया जाता है। प्लानिंग एक रैशनल अप्रोच है। रैशनल अप्रोच मतलब एक रैशनलिटी के थ्रू, मतलब सोच विचार करके एक सही इंसान सही सोच के साथ आप एक वैसा एक अप्रोच है, ठीक है, कि आप अपने शॉर्टफॉल्स को एनालाइज करते हैं, आप अपने जो रिसोर्सेस है उसको एनालाइज करते हैं, आपके जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स है उसको एनालाइज करते हैं, एंड देन आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को देखकर आप एक प्लान सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लानिंग ऑल्सो लीड्स टू इनोवेशन। अगर आप फोरकास्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग इज बेसिकली अ फोरकास्टिंग सिस्टम, ठीक है। फोरकास्ट कर पा रहे हैं आप अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स को और उसको कैसे आप अकम्प्लिश करेंगे, देन सॉरी देन ओनली अगर आप अकम्प्लिश कर पा रहे हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को, तो आप उस प्रोसेस में आप इनोवेटिव भी होंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि इस एक्टिविटी को, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 लेबर आवर्स की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब एक 10 लेबर आवर्स, मतलब एक काम को करने के लिए 10 घंटे लगते हैं एक लेबर को, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको डिफरेंट वे में किया, थोड़ा इनोवेटिव वे में किया, तो ये दिस विल बी रिड्यूस टू 6 लेबर आवर्स। अगर 6 लेबर आवर्स में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है आपका। तो जो अगर आप सही से फोरकास्ट कर पा रहे हैं, अपने आप सही से प्लानिंग कर पा रहे हैं, देन देयर इज अ स्कोप ऑफ इनोवेशन, ओके। सो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एक क्या-क्या होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इनिशिएशन होता है, प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग होता है, क्लोजर होता है।
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, एक प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक का जो साइकिल है, एक प्रोडक्ट को बनाने का जो साइकिल है, उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, दैट यू विल लर्न इन 5th सेमेस्टर इन द मार्केटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होता है, स्टार्ट होता है आइडिया जनरेशन से, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन करते हैं, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड देन क्लोजर। ठीक है, सो प्लानिंग इज अ वाइटल एस्पेक्ट इन एवरीथिंग। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का planning हो, everything in an organization in management requires planning. Okay, there are in your syllabus we basically study 3 kinds of planning, that is project planning, strategic planning and operational planning. ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, which relates to the use of schedules to plan and subsequently report programs within the project environment. प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट क्या होता है, बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर डेवलपिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप कोई प्रोजेक्ट न्यू डेवलप कर रहे हैं, या फिर आप कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर अपने किचन को रिनोवेट कर रहे हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट लाइफ अपने ऑर्गेनाइजेशन में न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं। ठीक है, these all are a project, एक स्मॉल पार्ट है। प्रोजेक्ट का मतलब आपको पता है, राइट? सो these are part of project management and planning एक project management का एक vital important aspect है। Project planning can be done manually or by the use of project management software। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और थ्रू सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। The necessary resources required can be estimated and cost for each activity can be allocated to each resources giving the total project cost। प्रोजेक्ट प्लानिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स होते हैं, जैसे PERT, PERT, कैपिटल PERT, PERT एनालिसिस होता है। ठीक है, फिर CPM एनालिसिस होता है, WBS एनालिसिस होता है। बहुत सारे एनालिसिस होते हैं फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग विच इज डन थ्रू सॉफ्टवेयर। ये जो PERT वगैरह, CPM वगैरह है, ये सब आप मास्टर्स जब आप करेंगे तब जाकर आप ये सब पढ़ेंगे in the second year of masters। so आपको इसके in detail में नहीं जाना है because you are in the first semester of BCom। so आपको एक just पता होना चाहिए, आपको एक ऊपर से पता होना चाहिए, आपको in depth जाने की जरूरत नहीं है। so basically क्या है, आपको ये समझना है प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, जहां पर schedules यूज किया जाता है to plan and subsequently report progress। schedules क्या होते हैं, जैसे कि एक स्कूल में स्केड्यूल क्या होता है, टाइम टेबल। आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश की टीचर आएंगी, सेकेंड क्लास में मैथमेटिक्स की टीचर आएंगी, तो ये एक टाइम टेबल है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, एक प्लानिंग के थ्रू हुआ है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन यू प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर आप किचन को रेनोवेट कर रहे हैं, तो आप एक स्केड्यूल बना रहे हैं। ठीक है, स्केड्यूल मतलब आप प्लान कर रहे हैं कि कौन से दिन कौन सा काम होगा, कौन सा इंसान करेगा, कितने इंसान करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज उसमें लगेंगे, क्या क्या कितना फंड उसमें लगेगा। तो आप डे वाइज या टाइम वाइज आप स्केड्यूल बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एंड सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट प्रोग्रेस विद इन द प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट। वो जो प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट है जहां पर आप काम कर रहे हैं, वहां पर आप उसको प्रोग्रेस को भी सब्सिक्वेंटली टाइम बाय टाइम आप उसको एनालाइज भी कर रहे हैं। ओके, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैन बी डन मैनुअली और बाय द यूज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने बताया। द नेसेसरी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड कैन बी एस्टिमेटेड एंड कॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी कैन बी एलोकेटेड टू ईच रिसोर्स गिवन द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। आपके पास टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है से 1 करोड़। ठीक है, फॉर रिनोवेटिंग योर किचन, ठीक है, या फिर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग आपके पास 1 CR है। तो आप एज अ प्रोजेक्ट प्लानर आप क्या करेंगे, आप एस्टिमेट करेंगे कि फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए का कॉस्ट कितना है, उसमें क्या क्या रिसोर्स में एलोकेट करूंगा, सेकेंड फ्लोर बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस एलोकेट करना पड़ेगा, कितना लेबर्स मुझे लगेंगे, क्या क्या कितने बोरी सीमेंट लगेंगे, कितने टन ब्रिक्स लगेंगे, रेट लगेंगे, सब आप प्लान कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट प्लानर। ठीक है, सो आप कॉस्ट को एलोकेट करते हैं with each resources, ठीक है, in order to find the total project cost. The appropriate methods for completing the project and determined in project planning.
Project planning is often used to organize different areas of project, including project plans, workloads, and management of teams and individuals. Project planning हर जगह पर basically every task में use किया जाता है, from construction or from inculcating a प्रोडक्ट लाइन इनटू द सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्रोडक्ट्स बना देते हैं, ए बी सी डी ई, तो ई प्रोडक्ट लाएंगे तो इससे चारों बाकी प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा और जो ई प्रोडक्ट है उसका क्या प्लानिंग है, यू डू थ्रू द प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या क्या प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के। नंबर 1, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, या प्रोजेक्ट प्लान करके आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आपको क्या अकम्प्लिश करना है। आपके जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब आपको जिसने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कोई किचन को या रूम को रिनोवेट कर रहे हैं तो उनके ओनर को क्या चाहिए, ठीक है। एज एन इंटीरियर प्लानर, एक प्रोजेक्ट प्लानर है आप, तो उनको क्या चाहिए, ओनर को क्या चाहिए, उस हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनिंग द स्कोप, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। आपका स्कोप कितना है, आप उसमें कितना इनोवेट कर सकते हैं, आप उसको कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे। यू ऑल एक्सप्लेन विद द शेयरहोल्डर, स्टेक होल्डर्स एंड विद इन योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग टास्क। शेड्यूलिंग टास्क क्या होता है कि किस एम्प्लॉय को क्या काम क्या काम मिलेगा, क्या क्या रिसोर्सेज उसके साथ एलोकेट होंगे, क्या क्या कॉस्ट उसके साथ एलोकेट होंगे, उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाते हैं। बेसिकली शेड्यूलिंग टास्क इज मेकिंग अ टाइम टेबल, ठीक है। आप एक टाइम टेबल क्रिएट करते हैं कि इस दिन ये काम होगा, इस दिन ये काम होगा, इस घंटे ये काम होगा। सो यू आर मेकिंग अ शेड्यूलिंग टास्क। नेक्स्ट इज जनरेटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जब वो अकम्प्लिश्ड हो गया है तो आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी क्रिएट करते हैं कि मैंने ये स्केड्यूल किया था, ये मैंने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे, ये मैंने रिसोर्सेज यूज किए हैं, उसके बाद ये आउटपुट अल्टीमेटली आया है। तो यू जनरेट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व प्रीवियसली। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द नीड्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग करने से आपको कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस होता है, क्योंकि आप एक सैंपल, अगर आप सैंपल जैसे सैंपल टेस्ट करें, पॉपुलेशन से सैंपल टेस्ट करें, वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी होती है। लेकिन प्रोजेक्ट प्लानिंग जब आप करते हैं तो आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है, साथ में टाइम भी रिड्यूस होता है। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी 4 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और 5th प्रोडक्ट्स को भी आपने अगर एज इट इज स्टार्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू रेस्ट ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि ये चारों प्रोडक्ट्स जिस सप्लाई चेन से जाते थे, ये चारों प्रोडक्ट्स जिस सिस्टम से प्रोसेस से होते थे, वैसे ही मैं ये 5th प्रोडक्ट भी वैसे ही सिस्टम से करता हूँ, ठीक है। तो क्या पता ये फेल हो जाए, जो न्यू प्रोडक्ट है वो फेल हो जाए, क्योंकि बाकी चारों की एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट, न्यू एंट्रेंट। तो एज अ प्रोजेक्ट प्लानर इट इज योर ड्यूटी, प्रोजेक्ट प्लानिंग करने की इसलिए जरूरत है कि बाई चांस आपने विदाउट डूइंग अ प्रोजेक्ट प्लानिंग आपने एक प्रोडक्ट को इंकलकेट कर दिया एज इट इज लाइक द रेस्ट ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑलरेडी इन द सिस्टम, तो आपका क्या है, अगर वो फेल हो गया तो कॉस्ट एंड टाइम दोनों खराब हो जाते हैं, जो भी इसमें कॉस्ट लगा वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग किया है तो आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, साथ ही साथ टाइम भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट बेनिफिट, नेक्स्ट नीड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है, मोराले भी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग किया है, आपने उसके एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है, वो एक्चुअली जो आपके टारगेटेड कस्टमर्स है उसकी नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं, आपने उसके हिसाब से किया, एंड देन यू आर inculcating it in a proper system। तो जो एम्प्लॉय की जो मेहनत है वो खराब नहीं होगा, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट प्लानिंग के थ्रू आपने अपने सिस्टम को एक्यूरेसी आपने हासिल कर ली है। द एम्प्लॉयज विल बी मोर सेटिस्फाइड, क्योंकि उनका जो कार्य था, उनका जो काम था वो खारिज नहीं हुआ है, उनका कोई वेस्टेज नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट्स क्वालिटी अश्योरेंस। नीड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप टाइमली टेस्टिंग करते हैं ऑफ द आउटपुट एट एवरी स्टेप, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको क्वालिटी अश्योर्ड मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग अ अपार्टमेंट,
तो जो उसके प्रोजेक्ट प्लानर होते हैं वो बार बार आकर क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं, टाइमली आकर उसको टेस्ट करते हैं कि जो पहले पुट्टी लगाई है वो सही लगाई है कि नहीं, देन ओनली पेंट। ऐसा नहीं कि पुट्टी पेंट लगाने के बाद एकदम कंप्लीट होने के बाद वो चेक कर रहे हैं, नहीं, दैट विल नॉट मेक्स हिम अ प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानर। प्रोजेक्ट प्लानर वही होता है जो क्वालिटी एश्योर्ड करता है, जो टाइमली टेस्टिंग करता है ऑफ द आउटपुट एट एवरी स्टेप। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस प्रोजेक्ट रिस्क। जो प्रोजेक्ट रिस्क होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिस्क हो गया कि आपका पूरा जो आपने इन्वेस्टर्स ने आपके प्रोजेक्ट में पैसे डाले थे वो पूरा नष्ट हो गया, क्योंकि आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आपके कंपनी में है, 5th प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, तो आपने 5th प्रोडक्ट का कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग ना करके आप सीधा बाकी चारों के साथ ही सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेम मार्केटिंग चैनल के थ्रू आपने मार्केट में डाल दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका कॉस्ट जो है वो खराब हो गया, उसका जो टाइम आपने उसमें जो लगाया है वो आपका नुकसान हो गया। तो इससे क्या है, ये फाइनेंशियल रिस्क है। प्रोजेक्ट रिस्क में फाइनेंशियल रिस्क आता है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब आपने इसमें जो कॉस्ट लगाया है वो खराब हो गया, मतलब इन द सेंस वो वेस्टेज हो गया। तो दैट इज इफ यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट प्लानिंग देन दैट विल रिड्यूस योर प्रोजेक्ट रिस्क। ओके, सो प्रोजेक्ट प्लानिंग इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, टाइम क्योंकि आगे हो गया है तो ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट प्लानिंग का स्टेप्स करवा देती हूँ आपको। आइडेंटिफाई एंड मीट स्टेक होल्डर्स। जो आपके स्टेक होल्डर्स है, जो कोई भी हो सकता है, जो भी आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है वो आपके स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ आपने मीटिंग की, आपने उनको अपना विजन बताया है, उन्होंने आपके उसमें इन्वेस्ट किया, आपने उनको अपना स्कोप, गोल, बजट, शेड्यूल, रोल सब बताया, एंड यू मेक देम टू इन्वेस्ट इन आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज आपने अपना स्कोप डिफाइन किया, ठीक है, आपका क्या स्कोप है, आप कितने लेबर यूज कर सकते हैं, आप कितने रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं, आपने अपना स्कोप को डिफाइन किया। नेक्स्ट इज यू सेट एंड प्रायोरिटाइज टास्क। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा गोल को पहले करना है, आपने प्रायोरिटाइज किया और सेट किया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएट अ शेड्यूल। आपने एक टाइम टेबल क्रिएट किया, टाइमलाइन क्रिएट किया कि किस रिसोर्सेज को किस टास्क में कब यूज करना है। नेक्स्ट आपने रिस्क को असेस किया कि क्या क्या प्रोजेक्ट रिस्क एसोसिएटेड है, और एक स्ट्रैटेजी आपने डेवलप किया टू मिटिगेट देम। मिटिगेट मतलब रिड्यूस देम, ठीक है। आपने स्ट्रैटेजीज डेवलप किया कि उस रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट। आपने अपना प्लान को कम्युनिकेट किया टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो एनीवन हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, और द इन्वेस्टर्स और द कस्टमर्स, एनीवन। फिर नेक्स्ट स्टेप इज रीअसेस। रीअसेस क्या है कि जब आपने वो माइलस्टोन मीट कर लिया है, जब अपने प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट कर लिया, आपने रिवाइज किया, आपने क्वालिटी एश्योरेंस किया, आपने चेक किया कि आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट इज फाइनल इवैल्यूएशन। फाइनल इवैल्यूएशन किए, वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, परफॉर्मेंस शुड बी इवैल्यूएटेड एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज टू इंप्रूव, ठीक है। सो फाइनल इवैल्यूएट किया कि सारा जो आपने स्टेप्स 1 to 8 जो भी किया वो सारा सही है कि नहीं। सो दिस इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग, okay. So next topics I will discuss in the next class. Let me take any doubts you have. Feasibility study I have explained several times, ठीक है। एग्जाम्स मार्च में होंगे आपके। एग्जाम रिलेटेड जो भी आपके वो है प्रॉब्लम्स है, कब फॉर्म फिल होंगे, ये सब आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेगा, ठीक है। केस स्टडीज नहीं आते हैं एज सच फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर इन बीकॉम। बीकॉम ऑनर्स में केस स्टडीज आ जाते हैं, तो ये है। बाकी केसेस आते हैं तो मैं उस हिसाब से पढ़ा भी दूंगी, जिसमें केसेस आएंगे उस हिसाब से मैं पढ़ा दूंगी। बाकी क्वेश्चंस ट्विस्ट करके आ सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में जिस तरीके से बताया था कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने बता दिया है रिलेटेड आइडियाज वाला, साजिल पांडे। आई गेस मैं बहुत पुराना वो देखता हूँ। ओके, आई थिंक सो देयर इज नो डाउट्स लेफ्ट। अगर और कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगी। अगर कोई एरर वगैरह आ रहा है तो आप एडमिन से बात कीजिए, हार्दिक, ठीक है। इसमें मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊंगी।
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक सो। फोरकास्ट मतलब फोरकास्टिंग मतलब आप प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। फोरकास्टिंग मतलब जैसे वेदर को फोरकास्ट किया जाता है कि आज बारिश होगी या नहीं, कल बारिश होगी या नहीं, तो इसको फोरकास्टिंग कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, क्या करनी है, वो मैंने बता दिया है। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, जितना मैं कराती हूँ वो इनफ है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, स्टडी मटेरियल से भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है रोहित? एक्चुअल मीनिंग ही होता है जो जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, दे आर द स्टेक होल्डर्स। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप उनको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। साथ ही स्टेक होल्डर्स और कौन होंगे? आपके इन्वेस्टर्स होंगे, या फिर आपको जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, आपके एम्प्लॉयज होंगे। दीज ऑल आर द स्टेक होल्डर्स। ओके, what generating project planning? Explain your doubts clearly, Mohit. Reassess मतलब कंट्रोलिंग नहीं होता, नॉट कंट्रोलिंग। बेसिकली रीअसेस मतलब आप रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, जो भी आपने काम किया उसको रीइवैल्यूएट करें कि उसने कैसे काम किया है। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If there is any doubt, please send me in Teams app personally. Okay, so thank you. We will meet day after tomorrow and we will try to complete unit 3. Okay, that's all for today. I hope आप लोग सब ठीक रहे। Thank you. मैम एंड कर दें? हाँ हाँ, एंड कर दीजिए। ओके मैम।